नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको विभाजन यानी पार्टीशन क्या होता है उसका अर्थ पढ़ाऊंगी। ये मैं मिताक्षरा लॉ के अंतर्गत विभाजन का क्या मतलब है उसको पढ़ाऊंगी। यहाँ पर जो हम विभाजन पढ़ रहे हैं वो मिताक्षरा लॉ का, वो भी स्पेसिफिकली कोपाशनरी प्रॉपर्टी जो है सैदाइकी संपत्ति, उसका पार्टीशन पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो सैदाइकी संपत्ति हो, जो कोपाशनरी प्रॉपर्टी होती है, उसमें सबकी ज्वाइंट ओनरशिप होती है और एक के मरने पर उसकी संपत्ति दूसरे व्यक्ति के पास उत्तरजीविता के हिसाब से चली जाती है, उसके सक्सेसर्स के पास नहीं जाती। तो उसमें और किसी व्यक्ति को पता नहीं होता है मेरा कितनी संपत्ति है। उसकी कभी भी संपत्ति जो उसका हिस्सा है उस संपत्ति में वो कभी भी घट सकता है या कभी भी बढ़ सकता है। तो इसलिए कोपाशनरी प्रॉपर्टी में विभाजन का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। इसलिए जब भी विभाजन की हिंदू लॉ में बात की जाती है तो वो कोपाशनरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होता है। क्योंकि जनरल विभाजन तो चाहे हिंदू लॉ हो चाहे मुस्लिम लॉ हो, किसी में भी हो, सबका एक सा होता है। लेकिन जो कोपाशनरी प्रॉपर्टी होती है उसमें जो विभाजन होता है वो थोड़ा अलग ही कैटेगरी में होता है और उसका मतलब ही अलग होता है। तो वही आज मैं आपको पढ़ाऊँगी। मिताक्षरा लॉ और दायभाग लॉ, हिंदू लॉ में दो तरह की दो विचारधाराएं हैं। जो मिताक्षरा है वो ऑल ओवर इंडिया लागू होती है और जो दायभाग है वो मेनली कहाँ पे लागू होती है, बंगाल में लागू होती है। तो इसलिए दोनों लॉज को आपको पढ़ना है। मिताक्षरा दायभाग का डिफरेंस पूछ लेते हैं। ये स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विभाजन और जो उत्तराधिकार है उसी से रिलेटेड इन दोनों का डिफरेंस है जो वहाँ पे लिखना होता है मेन। तो कोपाशनरी प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैंने आपको उस दिन के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में समझाया है कि कोपाशनरी प्रॉपर्टी क्या होती है। जो हमारे पूर्वजों से हमें उत्तराधिकार में प्राप्त होती है, पिता से, दादा से, परदादा से, वो हमारे हाथ में कोपाशनरी प्रॉपर्टी यानी सहदाई संपत्ति कहलाती है। और उसमें जो बच्चे होते हैं हमारे, आज की डेट में बेटी भी, पहले केवल पुत्र होते थे, आज की डेट में पुत्र और पुत्री दोनों जने जन्म से सहदायिक होते हैं और उन्हें पैदा होते ही उसमें एक हिस्सा मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर परिवार में एक व्यक्ति पैदा होगा तो वैसे ही तुरंत जो भी सहदायिक होंगे उन सबका एक हिस्सा कम हो जाएगा और अगर कोई सहदायिक मर जाएगा तो उनका हिस्सा बढ़ जाएगा। इसीलिए कोपाशनरी में पार्टीशन से कई सारे प्रभाव आते हैं जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। विभागो नाम द्रव्य समुदाय विषयाणाम अनेक स्वामयानाम तदेक देशेषु द्रव्यस्य व्यवस्थापनाम। अर्थात ऐसी संपत्ति जिसके बहुत सारे स्वामी हैं, मतलब किसी एक संपत्ति में कई स्वामी हैं, प्रत्येक स्वामी के अंश को निश्चित कर देने का नाम विभाजन है। मतलब हम केवल अंश निश्चित कर रहे हैं कि तुम्हारा इतना अंश, तुम्हारा इतना अंश, तुम्हारा इतना अंश, और हमने मान लिया कि विभाजन हो गया। अभी हमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा कौन सा वाला पोर्शन है इस संपत्ति में, केवल अंश निश्चित कर दिए, उसी से ही विभाजन हो गया। मीन्स इन द प्रॉपर्टी विच हैज़ मैनी ओनर्स स्पेसिफाइंग द शेयर ऑफ एवरी ओनर इज पार्टीशन। उसके प्रत्येक के हिस्से को निश्चित कर देना ही पार्टीशन है। सपोज मान लीजिए कि हमें एक प्रॉपर्टी को ये सदाई की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हमें किस किस में, अभी ये सदाई की प्रॉपर्टी है और ये निश्चित नहीं है कि किसका कितना हिस्सा है, और हमें इसको ए, बी, सी, डी और ई में बांटना है कि किसका कितना हिस्सा है, विभाजन करवाना है। ए ने विभाजन मांग लिया, ये इन सब ने कह दिया कि हमारा विभाजन कर दो। तो जब विभाजन करेंगे तो अभी हम ये नहीं बता रहे कि कौन सा हिस्सा किसका है। अभी तो विभाजन का मतलब ये है कि किसका कितना हिस्सा है यही निश्चित कर दें तो भी मान लिया जाएगा कि मिताक्षरा विधि में विभाजन हो गया है। मतलब अगर हम ये कहें कि 1/4 ए का है, 1/4 बी का है, 1/4 सी का है, डी और ई क्योंकि भाई बहन है, इनको 1/8 1/8 मिलेगा। ये सब आपस में भाई बहन थे, इनका एक भाई था जिनके ये दोनों बच्चे हैं, तो इन सब में 1/4 1/4 आ गई और इनकी 1/8 1/8 हो गई। तो केवल हमने अभी यही बताया कि किसका कितना हिस्सा है, मतलब इसमें भी हमने कौन सा हिस्सा किसका है ये नहीं बताया, केवल ये करा और ये मिताक्षरा विधि का विभाजन पूरा हो गया। अब जो ये फर्स्ट स्टेज हो गई इसकी, केवल अंशों को निश्चित कर देना ही विभाजन है। और जो सेकंड स्टेज आती है उसमें हम ये निश्चित करते हैं कि हमने 1/4 1/4 1/4 और 1/4 को दो पार्ट में कर दिया 1/8। तो ये ए, बी, सी, डी, ई का ये हिस्सा, डी का ये हिस्सा, सी का ये, बी का ये, ए का ये। तो हमने ये निश्चित कर दिया, ये मीट्स एंड बाउंड से विभाजन है। और ये केवल कोपाशनरी प्रॉपर्टी का विभाजन है जिसमें कि हमने ये बताया कि अंश निश्चित करें।
और यहाँ पे हमने कौन सा हिस्सा किसका है मीट्स एंड बाउंड सीमाएं परिसीमाओं से निर्धारित कर दिया। इसको हम सेकेंड स्टेज कहते हैं मिताक्षरा में कोपाशनरी प्रॉपर्टी के विभाजन के लिए। सामान्यतः जो विभाजन होता है उसमें केवल एक यही वाली स्टेज होती है, इस स्टेज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और जो मिताक्षर विधि में उसमें 2 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज ये है, यही पूरा हो गया तो विभाजन हो गया, मान लेंगे विभाजन हो गया है। सेकंड स्टेज ना भी की जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमने ये वाला विभाजन मांग लिया कि मेरा कितना हिस्सा है, उसके बाद ये सब लोग संयुक्त रूप से इसी संपत्ति में रहते रहे, ये भी पॉसिबल है। ये जरूरी नहीं है कि आप मीट्स एंड बाउंड से विभाजन करें। इस तरह से जो मिताक्षरा लॉ है उसमें जो एसेंस है कोपाशनरी का वो क्या है कि वो यूनिटी ऑफ ओनरशिप है, कि सब ABCD सब उसके स्वामी हैं और किसी को भी ये नहीं पता कि उसका स्पेसिफिक शेयर कितना है उस संयुक्त संपत्ति में, उसका इतना अंश है, 1/4 अंश है कि 1/2 है, 1/3 है, क्योंकि वो कभी भी घट बढ़ सकता है। कोई A व्यक्ति मर जाएगा तो बढ़ जाएगा, A व्यक्ति उसमें एक और F व्यक्ति पैदा हो जाएगा तो उनका हिस्सा घट जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे किसी को भी ये नहीं पता है कि उसका कितना हिस्सा है। तो पार्टीशन क्या करता है, उनका जो ज्वाइंट ओनरशिप है उसको स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है, समाप्त कर देता है और उनके जो हित हैं उनको डिवाइड करके बता देता है कि तुम्हारा इतना स्पेसिफिक हित है, इसमें इतना स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, तो उनका डिफाइन कर दिया जाता है शेयर्स की कितना शेयर है उसमें इसका। इसीलिए मिताक्षरा में पार्टीशन की 2 सेंस लगाए जाते हैं। क्या क्या 2 अर्थ हैं उसमें? पहला अर्थ है कि परिवार की जो सारी की सारी संपत्ति है जिसमें परिवार के सदस्यों का हित अनिश्चित है कि कितना है, उनके स्पेसिफिक शेयर नहीं पता है, कितना डाइवर्स राइट्स हैं, उनको एडजस्ट कर लेना और उनका निर्दिष्ट अंशों में विभाजन कर देना कि किसका कितना हिस्सा है, इसको जब हम निश्चित कर देते हैं इसी को विभाजन कहते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि उनका जो ज्वाइंट स्टेटस होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी अब उत्तरजीविता के नियम के अनुसार दूसरे के पास संपत्ति नहीं जाएगी, वो संपत्ति अब मेरी ही बनी रहेगी और मेरे मरने पर मेरे उत्तराधिकारियों के पास जाएगी। मेरा जो उत्तरजीवी बचा है, जो सहदायिक मेरा उत्तरजीवी बचा है, उसके पास ना जाकर के मेरे जो उत्तराधिकारी हैं उनके पास चली जाएगी। तो इसके 2 लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। पहला, ज्वाइंट ओनरशिप थी वो समाप्त हो गई और सबका अंश निश्चित हो गया, और दूसरा, अब जो ज्वाइंट स्टेटस था वो भी समाप्त हो गया और हम लोग जो हैं अलग अलग हो गए। मिताक्षरा में इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो है मीट्स एंड बाउंड से यानी सीमाओं परिसीमाओं में विभाजन करें। एक बार शेयर डिफाइन हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि आपका जो ज्वाइंट स्टेटस था वो समाप्त हो गया है और आपका डिवीज़न यानी विभाजन हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो इसलिए इसके बाद पक्षकार संपत्ति का बंटवारा करवा के एक साथ भी रह सकते हैं और अलग अलग भी रह सकते हैं। जब तक संपत्ति का बंटवारा नहीं होता है तब तक वह सहस्वामी होते हैं, ज्वाइंट टेनेंट्स होते हैं, और जब संपत्ति का बंटवारा हो जाता है तो वो टेनेंट्स इन कॉमन हो जाते हैं, ज्वाइंट टेनेंट्स नहीं रह जाते हैं, संयुक्त आभोगी नहीं रहते हैं, सामान्य आभोगी हो जाते हैं। सपोज मान लीजिए, इसको मैं एक उदाहरण से समझा रही हूँ, ए और बी अभी ज्वाइंट टेनेंट्स हैं, मतलब इन्होंने कोपाशनरी प्रॉपर्टी का भी विभाजन नहीं करवाया है, तो ये ज्वाइंट टेनेंट्स हैं। तो ऐसे में अगर ए मर जाएगा या बी मर जाता है, सपोज मान लीजिए बी मर जाता है, इफ़ बी डाइड, अगर बी मर जाएगा तो ए के पास सारी की सारी संपत्ति चली जाएगी उत्तरजीविता के हिसाब से, और बी के बच्चों को या बी के जो उत्तराधिकारी हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ज्वाइंट टेनेंसी होती है। ज्वाइंट टेनेंसी में अगर एक मर जाता है तो दूसरे के पास सारी की सारी चीज़ चली जाती है। कई बार आप देखते होंगे जो बैंक अकाउंट्स खुलते हैं वो आइदर और सर्वाइवर से खुलते हैं। आइदर और सर्वाइवर में यही होता है कि अगर उन दोनों में से कोई एक बच गया तो सारा का सारा पैसा दूसरे को दे दिया जाएगा, उत्तराधिकार नहीं खोला जाएगा जो व्यक्ति मर गया है। तो ज्वाइंट टेनेंसी करीब करीब वैसी ही है कि अगर एक व्यक्ति मर गया तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो उसके साथ ज्वाइंट हैं उनके पास चली जाएगी, उसके उत्तराधिकारियों के पास नहीं जाएगी। अब सपोज मान लीजिए वो टेनेंट्स इन कॉमन है कि उन्होंने विभाजन मांग लिया लेकिन अभी भी एक साथ एक प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, मीट्स एंड बाउंड से विभाजन नहीं करा कि कौन सा हिस्सा किसका है। तब अगर बी की मृत्यु हो जाती है, मतलब विभाजन मांग चुके हैं कोपाशनरी प्रॉपर्टी में, तब अगर बी की डेथ होती है तो जो बी का हिस्सा है वो ए को ना जा करके बी के उत्तराधिकारियों के पास चला जाएगा। यानी आपने विभाजन मांग लिया तो आपका हिस्सा बढ़ेगा भी नहीं, अगर वो घटेगा नहीं तो वो आपका हिस्सा बढ़ेगा भी नहीं। इसीलिए वहाँ पे आप सामान्य आभोगी हो जाएंगे जब आप विभाजन मांग लेंगे।
और जब तक आप विभाजन नहीं मांगेंगे तब तक आप ज्वाइंट टेनेंट्स रहेंगे, यानी संयुक्त स्वामित्व रहेगा आपका वहाँ पर। म्यूक के अनुसार क्या है, पार्टीशन इज ओनली अ पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ माइंड, केवल एक मन की स्थिति है जिसमें हम विभाजित होने का आशय रखते हैं। इससे क्या होता है, इट इज़ अ लॉ बाय विच द ज्वाइंट फैमिली सीवर्स एंड कपाशनरी कम्स टू एन एंड, मतलब कोपाशनरी का जो है समाप्ति हो जाती है और ज्वाइंट फैमिली जो है अलग अलग हो जाती है, अब वो एक साथ नहीं रह जाती है। लेकिन इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ज्वाइंट फैमिली जो है अलग अलग हो रही है, कोपाशनरी जो उन लोगों के बीच है वो समाप्त हो रही है, लेकिन जो कोपाशनरी की प्रॉपर्टी है उसका जो प्रकृति है, जो नेचर है कि वो कोपाशनरी प्रॉपर्टी है, वो कभी नहीं बदलेगा। कोपाशनरी प्रॉपर्टी जिसके भी हाथ में जाएगी वो कोपाशनरी प्रॉपर्टी ही रहेगी। जब तक कि उसको सेल नहीं कर दिया जाता या मैंने अपने हिस्से का गिफ्ट नहीं कर दिया, तब तक वो कोपाशनरी प्रॉपर्टी में ही बनी रहेगी। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड वेस्टबर्न के अनुसार क्या है, इसकी 2 स्टेजेस हैं। पहली अवस्था में हम क्या करते हैं, सैदाइकों की इच्छा के अनुसार उनके हिस्सों का निर्धारण कर देते हैं कि उनका कितना कितना हिस्सा है। जैसे मैंने उसमें बताया था, फर्स्ट स्टेज में हमने ये बताया कि 1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8 इनका हिस्सा है। और सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, वास्तविक रूप से मीट्स एंड बाउंड से उनका विभाजन कर देते हैं कि ये वाला हिस्सा तुम्हारा है, ये वाला हिस्सा तुम्हारा है, कौन सा पोर्शन किसका है, वहाँ पे हमने सेकेंड स्टेज में ये भी बता देते हैं। जो दायभागा लॉ है, मैंने बताया था कि हिंदू लॉ में 2 वो स्ट्रीम्स हैं, एक मिताक्षरा और एक दायाभाग। मिताक्षरा ऑल ओवर इंडिया लागू होती है और दायाभागा केवल बंगाल में लागू होती है। तो दायभाग विधि में क्या होता है, विभाजन का अर्थ केवल और केवल निश्चित हिस्सों में विभाजन है। क्योंकि दायभाग विधि मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि दायभाग विधि में जो है पिता के मरने के बाद ही बच्चों को हिस्सा मिलता है। वहाँ पे कोपाशनरी प्रॉपर्टी में संयुक्त स्वामित्व जो है कि केवल ये है कि हम एक साथ उस प्रॉपर्टी को भी शेयर कर रहे हैं, मीट्स एंड बाउंड्स में विभाजन नहीं करा है। वहाँ पे कोपाशनरी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जन्म से किसी प्रॉपर्टी में हित मिल जाएगा। वहाँ पे जब फादर मरेंगे या कोई व्यक्ति मरेगा उसके बाद ही उसका उत्तराधिकारी खुलेगा और उन सबको उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाएगा। पिता के होते हुए किसी को भी या किसी एक व्यक्ति के जिंदा होते हुए उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसमें किसी का कोई भी हिस्सा नहीं होगा, भले ही वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो या कैसी भी प्रॉपर्टी हो। केवल और केवल मिताक्षरा विधि है जिसमें कि पुश्तैनी जायदाद यानी जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, सैदाई की संपत्ति है, कोपाशनरी प्रॉपर्टी है, उसमें आपको जन्म से हित दिया जाता है, बाय बर्थ आपका राइट आ जाता है। बाकी किसी में भी आपका बाय बर्थ राइट नहीं आता है। दाएं भाग में विभाजन का मतलब कि हमने उनको बता दिया कि मीट्स एंड बाउंड्स से आपका कितना विभाजन है, क्योंकि हिस्से तो वहाँ पे ऑलरेडी निश्चित हैं, वहाँ पे हिस्सों में कोई भी कन्फ्यूजन पहले से नहीं होता है। इसलिए वहाँ पे स्प्लिटिंग अप ज्वाइंट पोजीशन है, वहाँ पे ज्वाइंट ओनरशिप का डिवीजन नहीं हो रहा है, वहाँ पे केवल पोजीशन हो रहा है, कब्जा टूटता है, वहाँ पे ज्वाइंट ओनरशिप स्वामित्व नहीं टूटता है। इसीलिए जो दाया भाग है उसमें सार जो है वो कब्जे का संयुक्त होना है, और जबकि मिताक्षरा में स्वामित्व संयुक्त होता है और दाया भाग में केवल कब्जा संयुक्त है, क्योंकि किसका कितना हिस्सा है ये पता है। मिताक्षरा की कोपाशनरी में यही नहीं पता है कि किसका कितना हिस्सा है। इसलिए वहाँ पर वो जो सार है उसका मतलब उसमें जो एसेंस है वो यूनिटी ऑफ ओनरशिप है, और वहाँ पे यूनिटी ऑफ पोजेशन है जो दाया भाग है उसमें। इस तरह से ये बंटवारे का अर्थ मैंने आपको समझाया। अब इसमें किन किन संपत्तियों का बंटवारा हो सकता है, किन संपत्तियों का बंटवारा नहीं होगा, और बंटवारे में जो 2 मेन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो या तो शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, कभी कभी फुल क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, वो होता है रीयूनियन, पुनर्मिलन, और रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन यानी पुनर्विभाजन। हमने पार्टीशन कर दिया, अब हम इसको दोबारा कब खोल सकते हैं।